स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग एनसीईटी 2026 का जनरल टेस्ट का जो पेपर होता है उसके सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट जो 25 क्वेश्चन है उसको करने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि आपको पता होगा एनसीईटी 2026 के एग्ज़ाम में आप जनरल टेस्ट का पेपर को स्किप नहीं कर सकते हैं। ठीक है, वो आपको देना ही पड़ेगा। तो उसमें जो है अच्छा मार्क्स लाना बहुत ज़्यादा मैंडेटरी है और 100 मार्क्स का पेपर रहता है, तो आप उसको तो बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखने वाले हैं, तो आप वीडियो में एंड तक बने रहिए ताकि कोई भी ऐसा क्वेश्चन जो कि एग्जाम में आ सकता है उसको आप बिल्कुल भी मिस ना करें। ठीक है, तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को बता देता हूं कि अगर आप सीयूटी या फिर एनसीईटी का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए हमारे पास जो ई बुक सेल है वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है। ठीक है, क्योंकि हम लोग कोई सा भी 5 ई बुक आपको बस 99 रुपीज़ में दे रहे हैं। तो आप जो है जल्दी से डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहाँ से जाइए और जो भी आपका ई बुक है सीयूटी के लिए, एनसीईटी के लिए, यहाँ पे आपको टीचिंग एप्टीट्यूड, जनरल टेस्ट, हिंदी, इंग्लिश, सारे ई बुक, डोमेन के ई बुक, सब कुछ आपको मिल जाएगा। तो आप जो है वहाँ से जाके इसको जल्दी से मैसेज करके परचेज़ कीजिए। ठीक है, तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारे क्वेश्चंस को। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, द प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना इस रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। तो जो प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना है वो किस चीज़ से रिलेटेड है। ठीक है, सोलर रूफटॉप इंस्टॉलेशन, ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई, फ्री इलेक्ट्रिसिटी, सोलर पावर इरिगेशन फॉर फार्मर्स। ठीक है, तो सूर्योदय है ऑब्वियसली ये आपका सोलर रूफटॉप से रिलेटेड होना चाहिए, फिर सोलर पावर से रिलेटेड होना चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, सोलर रूफटॉप इंस्टॉलेशन। ठीक है, तो ये जो आपका योजना है ये जनवरी 2024 में लॉन्च हुआ था। ठीक है, इट एम्स टू प्रोवाइड रूफटॉप सोलर पैनल टू 1 करोड़ हाउस होल्ड। ठीक है, तो ये इसका मेन एम है कि जो भी लोग हैं उनको क्या प्रोवाइड करें, रूफटॉप सोलर पैनल्स जो है वो प्रोवाइड कर सके। ठीक है, उसका जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, विच इंडियन स्टेट हैज़ द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन। तो किस इंडियन स्टेट के पास सबसे लंबा कोस्ट लाइन हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र या गुजरात। तो सबसे लंबा कोस्ट लाइन जो है आपका गुजरात के पास है। ठीक है, गुजरात हैज़ द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन एमोंग ऑल इंडियन स्टेट्स, जिसका आपका लेंथ अराउंड 1600 किलोमीटर है एंड इट अकाउंट्स फॉर नियरली 1/4 ऑफ इंडियाज टोटल कोस्ट लाइन लेंथ। ठीक है, तो इंडिया का जो भी कोस्ट लाइन लेंथ है उसका अराउंड 25% जो है गुजरात अकेले रखता है। ठीक है, उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, द चिपको मूवमेंट वॉज प्राइमरली एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग इशूज। तो चिपको मूवमेंट जो है आपका किस इशू से रिलेटेड है। तो चिपको मूवमेंट वुमेन्स राइट से है, प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट से है, वाटर कंजर्वेशन से है, ट्राइबल लैंड राइट्स से। ठीक है, तो जो आपका चिपको मूवमेंट है इसके बारे में आपने बचपन से ही पढ़ा है शायद। ठीक है, तो ये जो है आपका प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट। ठीक है, चिपको मूवमेंट स्टार्टेड इन द अर्ली 1917 उत्तराखंड। ठीक है, उस वक्त वो यूपी ही था, उत्तराखंड नहीं हुआ था। ठीक है, तो उसी वक्त जो है वो हुआ था जब विलेजर्स ने क्या किया था, ट्रीज को हग किया था उनको काटने से बचाने के लिए। ठीक है, तो ये जो चिपको मूवमेंट बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ था और ये प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट के लिए मूवमेंट जो है वो किया गया था। ठीक है, उसके बाद जो हमारा 4th नंबर क्वेश्चन है, विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एबोलिशेस अनटचेबिलिटी। तो अनटचेबिलिटी को कौन सा आर्टिकल जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वो एबोलिश करता है। तो अनटचेबिलिटी जो है आपका आर्टिकल 17 के थ्रू एबोलिश होता है। ठीक है, तो आर्टिकल 17 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एबोलिशेस अनटचेबिलिटी एंड इट्स प्रैक्टिसेस इन एनी फॉर्म इज ए पनिशेबल ऑफेंस। मतलब कि जो भी अनटचेबिलिटी को प्रैक्टिस करता है, अगर कुछ भी अनटचेबिलिटी के जैसे कुछ भी चीज़ करता है तो वो जो है आपका पनिशेबल ऑफेंस है और ये किसके अंदर आता है, आर्टिकल 17 के अंदर आपका आता है ये। ठीक है, तो आपका जो क्वेश्चन नंबर 4 है इसका आंसर ये होने वाला है। 5th क्वेश्चन जो है हमारा क्या है, द संगम एज इन इंडियन हिस्ट्री इज एसोसिएटेड विथ विच रीजन। ठीक है, जो आपका संगम एज है वो किस रीजन से एसोसिएटेड है, नॉर्थ इंडिया से एसोसिएटेड है, साउथ इंडिया से एसोसिएटेड है, ईस्टर्न इंडिया या फिर वेस्टर्न इंडिया। ठीक है, तो संगम एज के बारे में आपने पढ़ा होगा। ठीक है, जो गुप्ता का टाइम था उस वक्त क्या था आपका संगम एज जो है आपका साउथ इंडिया में बहुत ज़्यादा पॉपुलर था। ठीक है, ये क्या है आपका साउथ इंडिया में जो तमिल रीजन है, जब आपके चोला, चेड़ा, पांड्यास ये लोग रूल करते थे उस वक्त का टाइम है ये। तो संगम एज रेफर टू द पीरियड ऑफ एंशिएंट तमिल लिटरेचर एंड कल्चर। ठीक है, तो इसमें क्या था आपका संगम लिटरेचर को लेके इस एज का नाम रखा गया है। ठीक है, जो कि आपका 300 BC से 300 CE तक का 600 साल का पीरियड था एंड इट इज़ नेम आफ्टर द संगम लिटरेरी एकेडमिक्स हेल्ड इन मदुरई। तो ये क्या है आपका लिटरेरी वर्क्स है। ठीक है,
उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 क्या है आपका, विच प्लेनेट इन आवर सोलर सिस्टम हैज़ द मोस्ट नंबर ऑफ नॉन नेचुरल सैटेलाइट्स। ठीक है, तो कौन सा जो प्लेनेट है उसके अंदर सबसे ज़्यादा मून है। ठीक है, उसके पास मतलब उसके अंदर नहीं। ठीक है, विच प्लेनेट इन सोलर सिस्टम हैज़ द मोस्ट नंबर ऑफ नॉन नेचुरल सैटेलाइट्स। तो नेचुरल सैटेलाइट कौन है आपका, मून है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा मून किसके पास है, तो सबसे ज़्यादा मून जो है आपके सैटर्न के पास है। ठीक है, तो ये जो है रिसेंट डिस्कवरी है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, मतलब सैटर्न है द हाईएस्ट कंफर्म काउंट ऑफ नेचुरल मून ओवर 140, और जो जुपिटर था उसके पास सबसे ज़्यादा मून पहले था। ठीक है, बट जो अभी रिसेंट डिस्कवरी से उसके हिसाब से क्या है आपका, जो आपका सैटर्न है उसके पास सबसे ज़्यादा ओवर 140 मून जो है वो है। ठीक है, उसका जो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, द डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्स वाज इंट्रोड्यूस बाय विच गवर्नर जनरल ऑफ ब्रिटिश इंडिया। तो डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्स जो है वो किस गवर्नर जनरल ने इंट्रोड्यूस किया था, लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कॉर्नवालिस और लॉर्ड कैनिंग। तो ये जो आपका है डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्स, ठीक है, डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्स है क्या, वो आपको पता होना चाहिए अगर आपने हिस्ट्री पढ़ा है 12th में। ठीक है, तो इसको जो है लॉर्ड डलहौजी ने लाया था। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी इंट्रोड्यूस द डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्स कब लाया था, 1848 टू 1856 के बीच में, अंडर विच अ प्रिंसली स्टेट वुड बी एनेक्स्ड इफ द रूरल डाई विदाउट अ नेचुरल मेल हेयर। मतलब कि किसी भी एक किंगडम में क्या होता है, अगर जो किंग है वो मर जाता है और उसका कोई प्रिंस नहीं है, ठीक है, कोई भी मेल हेयर उसका नहीं है, वो एडप्टेड भी नहीं होना चाहिए, नेचुरल खुद का बेटा होना चाहिए वो। ठीक है, अगर वो नहीं है तो क्या होगा, वो जो टेरिटरी हो किसके पास चला जाएगा, ब्रिटिश के पास चला जाएगा। ठीक है, एंड इट वाज यूज टू एनेक्स स्टेट्स लाइक सतारा, झांसी एंड नागपुर। सतारा, झांसी और नागपुर जैसे स्टेट्स को क्या किया गया था, एनेक्स किया गया था इसी रूल के यूज़ करके। ठीक है, डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्स का यूज़ करके ही उनको एनेक्स किया गया था। ठीक है, इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर डज नॉट फ्लो इन द अराबियन सी। तो देखिए मैक्सिमम जो इंडिया के रिवर्स है आपको जो भी देखने को मिलता है साउथ में, वो सब कहाँ पे जाके गिरते हैं, अराबियन सी में गिरते हैं। ठीक है, तो अराबियन सी में इनमें से कौन सा रिवर जो है वो नहीं गिरता है। ठीक है, मतलब इनमें से कौन सा आपका ईस्ट फ्लोइंग रिवर है, आपसे डायरेक्टली ये पूछा जा रहा है। ठीक है, जो भी अराबियन सी में गिरते हो क्या है, वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, इस साइड जाते हैं कि नहीं, और जो ईस्ट फ्लोइंग रिवर है वो इस साइड जाएंगे। ठीक है, तो इनमें से कौन सा ईस्ट फ्लोइंग रिवर है, तो वो आपका महानदी है। ठीक है, महानदी रिवर फ्लोस ईस्टवर्ड थ्रू छत्तीसगढ़ एंड ओडिशा ड्रेनिंग इनटू द बे ऑफ बंगाल। तो महानदी जो है आपका क्या है, ईस्ट फ्लोइंग रिवर जो कि बे ऑफ बंगाल में जाता है। ठीक है, बाकी आपका नर्मदा, ताप्ती एंड साबरमती ये सब आपका अराबियन सी में जाके फॉल होता है। ओके, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, द हेडक्वार्टर ऑफ द इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ जस्टिस और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ICJ इज लोकेटेड इन विच सिटी। तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस क्या है आपका, UN का एक ऑर्गन है। ठीक है, यूनाइटेड नेशन का एक ऑर्गन है, और ये जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है इसका जो आपका हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे लोकेटेड है, गेनेवा में, ब्रुसेल में, हैग में, या फिर आपका वियना में। ठीक है, तो इसका जो ICJ का आपका हेडक्वार्टर है वो हैग नेदरलैंड्स में लोकेटेड है। ठीक है, द ICJ द प्रिंसिपल जुडिशरी ऑर्गन ऑफ द यूनाइटेड नेशन। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि यूनाइटेड नेशन का जो आपका जुडिशरी ऑर्गन है, जुडिशियल ऑर्गन है, वो कौन सा है, तो वो आपका ICJ है। ठीक है, तो इसका हेडक्वार्टर आपका जो है वो नेदरलैंड्स हैग में है। ठीक है, और ये 1945 में इस्टेब्लिश हुआ था। ओके, उसका जो हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है वो क्या है आपका, ऑपरेशन सिंदूर। ठीक है, आपका करंट क्वेश्चन है, ऑपरेशन सिंदूर जो कि 2025 में हुआ था, इट वाज कंडक्टेड बाय इंडियन वाज इन रेस्पॉन्स टू विच इंसिडेंट। तो ये किस इंसिडेंट के रेस्पॉन्स में इस ऑपरेशन को कंडक्ट किया गया था। ठीक है, तो बॉर्डर इंट्रूजन इन लद्दाख, टेररिस्टिक अटैक इन पहलगाम। तो ऑब्वियसली इसका आंसर तो सबको पता होगा, जिसने आज तक बुक नहीं खोला होगा, एटलीस्ट वो इंस्टाग्राम चलाता है फिर भी उसको आंसर जो है पता होगा। ठीक है, तो ये जो ऑपरेशन सिंदूर था वो किस वजह से हुआ था, टेररिज्म अटैक जो हुआ था आपका पहलगाम जम्मू एंड कश्मीर में, उसके वजह से आपका ये जो ऑपरेशन है उसको किया गया था। ठीक है, तो ये जो है इसका आंसर आपको पता चल गया होगा। एंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द लेयर ऑफ द अर्थ फ्रॉम आउटर मोस्ट टू इनर मोस्ट। तो आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि करेक्ट सीक्वेंस ऑफ लेयर ऑफ द अर्थ। ठीक है, अर्थ का जो है करेक्ट सीक्वेंस ऑफ लेयर कौन सा है, और आउटर मोस्ट टू इनर मोस्ट। तो सबसे पहले आपका आउटर मोस्ट होना चाहिए। तो आप जो आंसर्स को अच्छे से देखिए, तो सबसे आउटर मोस्ट तो क्रस्ट है, सबको पता है, तो क्रस्ट आपका 2 ही ऑप्शन में है, तो ये दोनों ऑप्शन जो है आपका ऑलरेडी गलत हो गया, 3 और 4। ठीक है, तो क्रस्ट जो है सही रहेगा। क्रस्ट के बाद आपका डायरेक्ट कोर आएगा, क्या कोर तो आपका लास्ट में आता है कि नहीं, तो कोर जो आएगा नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो आपको ऑब्वियसली पहला ऑप्शन बच जाता है, क्रस्ट, मेंटल, आउटर कोर, फीड इनर कोर। ठीक है, तो ये जो है आपका करेक्ट सीक्वेंस होगा, तो ऑप्शन 1 जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, तो ये जो है आपका करेक्ट ऑप्शन है। अर्थ का 4 मेन लेयर होता है, क्रस्ट जो होता है आउटर मोस्ट होता है, मेंटल जो होता है आपका सिलिकेट रॉक से बना होता है, और आउटर कोर जो होता है आपका लिक्विड आयरन निकल, एंड जो इनर कोर होता है आपका सॉलिड आयरन निकल जो होता है वो होता है। ठीक है, तो आपको आई होप ये समझ में आ गया होगा। उसका जो हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है,
विच इंडियन क्लासिकल डांस फॉर्म ओरिजिनेटेड इन द स्टेट ऑफ ओडिशा। ठीक है, तो जो क्लासिकल डांस फॉर्म है उनमें से कौन सा फॉर्म उड़ीसा में ओरिजिनेट हुआ है? भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, ओडिसी, मोहिनीअट्टम। ठीक है, तो ओडिशा में ऑब्वियसली ओडिसी जो है वही ओरिजिनेट हुआ है। ठीक है, ओडिसी इज वन ऑफ द ओल्ड सर्वाइविंग डांस फॉर्म ऑफ इंडिया ओरिजिनेटेड इन ओडिशा। ठीक है, इट इज करेक्टराइज्ड बाय त्रिभंगा पोस्चर एंड इज ट्रेडिशनल परफॉर्म इन टेम्पल्स ऑफ ओडिशा। ठीक है, तो ओडिसी जो है आपका क्या है, ये डांस फॉर्म है जो कि आपका ओडिशा में ओरिजिनेट हुआ है। ठीक है, उसका जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू हाउ मेनी इंडियन स्टेट्स। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है कितने इंडियन स्टेट से पासेस होता है? ठीक है, कितने इंडियन स्टेट को क्रॉस करके जाता है? तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है आपके 8 इंडियन स्टेट्स को क्रॉस करता है। ठीक है, 8 इंडियन स्टेट्स कौन कौन से है? द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जिसका आपका लेटीट्यूड जो है आपका 23.5 डिग्री नॉर्थ है। ठीक है, तो वो जो है आपका कहाँ से पास होता है? 8 इंडियन स्टेट से पास होता है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम। इसको भी आपको याद रखना है क्योंकि आपको क्वेश्चन में ये भी दिया जा सकता है, इनमें से 3 स्टेट के नाम दे देंगे। ठीक है, और एक अलग स्टेट का नाम देंगे, आपसे पूछेगा कि इनमें से कौन से के थ्रू पास नहीं होता है। ठीक है, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। नंबर तो 8 याद कर लेंगे बट स्टेट कौन कौन से वो भी देखना जरूरी है। ठीक है, तो इसको आप जो है एक बार देख लीजिएगा। उसके बाद जो हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी डीपीएसपी इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो डीपीएसपी इनमें से कौन सा नहीं है आपसे पूछा गया है? इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, यूनिफॉर्म सिविल कोड, फ्री लीगल एड टू सिटीजन्स। ठीक है, तो इनमें से कौन सा जो है डीपीएसपी का पार्ट नहीं है, मतलब डीपीएससी कौन सा इसमें से कंसिडर नहीं होता है? ठीक है, तो वो जो है आपका राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है वो नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये एक फंडामेंटल राइट है अंडर आर्टिकल 19(1)(a). ठीक है, तो ये आपका एक फंडामेंटल राइट है, ये डीपीएसपी के अंडर नहीं है। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको पता होना चाहिए, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, 15 नंबर क्वेश्चन जो है क्या है आपका? बिरसा मुंडा अ लेजेंडरी ट्राइबल फ्रीडम फाइटर बिलोंग टू विच ट्राइब। तो बिरसा मुंडा जो है वो किस ट्राइब से बिलोंग करता है? ठीक है, तो बिरसा मुंडा ऑब्वियसली नाम में ही आपको पता चल रहा होगा ये मुंडा ट्राइब से बिलोंग करता है। ठीक है, बिरसा मुंडा जो है आपका 1875 to 1900 वॉज ए प्रोमिनेंट ट्राइबल लीडर एंड फ्रीडम फाइटर फ्रॉम द मुंडा ट्राइब। ठीक है, जो कि आपके प्रेजेंट डे झारखंड में। ठीक है, और ही लेड द उलगुलान ग्रेट रिबिलियन अगेंस्ट ब्रिटिश कॉलोनियल रूल एंड ट्राइबल एक्सप्लॉयटेशन। ठीक है, तो ये जो है बिरसा मुंडा मुंडा ट्राइब से बिलोंग करता है, प्रेजेंट डे झारखंड। ओके, क्वेश्चन नंबर 16 जो है आपका, विच ऑर्गेनाइजेशन पब्लिश द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स एनुअली। तो एचडीआई जो है कौन पब्लिश करता है? तो एचडीआई जो है आपका यूएनडीपी जो है वो पब्लिश करता है। ठीक है, यूएनडीपी क्या है आपका? यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, इट इज़ द ह्यूमन जो है क्या करता है? ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट को पब्लिश करता है। इट मेजर्स कंट्री डेवलपमेंट बेस्ड ऑन लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एजुकेशन एंड पर कैपिटा इनकम। तो एचडीआई में इन 3 क्राइटेरिया को देखा जाता है, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो यूएनडीपी जो है वो क्या करता है? एचडीआई की रिपोर्ट को पब्लिश करता है। ओके, उसके बाद जो हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है, द फर्स्ट वुमेन टू बिकम द चीफ मिनिस्टर ऑफ एन इंडियन स्टेट वाज। तो इंडियन स्टेट का चीफ मिनिस्टर बनने वाली सबसे पहली वुमेन जो है वो कौन थी? तो सबसे पहली वुमेन थी आपके सुचिता कृपलानी। ठीक है, सुचिता कृपलानी जो है आपका इंडिया का फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर बनी। ठीक है, जब उन्होंने यूपी में सीएम बनी थी 1963 to 67 के बीच में। ठीक है, तो वो जो है आपके फर्स्ट इंडिया के वुमेन सीएम है, और वो एक फ्रीडम फाइटर भी थे और साथ ही साथ महात्मा गांधी के बहुत ही क्लोज एसोसिएट भी थी। ठीक है, उसके बाद जो हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्यूल हैज़ द हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू। तो कैलोरीफिक वैल्यू मतलब क्या होता है आपका कि कौन सा जो है सबसे ज़्यादा एफिशिएंट फ्यूल है। इसको मैं अगर सिंपल लैंग्वेज में कहूँ, ठीक है, मतलब कि कौन सा जो है सबसे ज़्यादा बेटर फ्यूल आप कह सकते हैं। ठीक है, कैलोरीफिक वैल्यू मतलब वो आपका एक साइंटिफिक टर्म है जिसको आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो कोल, पेट्रोलियम, हाइड्रोजन, एलपीजी में से हाइड्रोजन का सबसे अच्छा कैलोरीफिक वैल्यू होता है। ठीक है, मतलब कि जो भी आपका कॉमन फ्यूल है तो हाइड्रोजन का जो कैलोरीफिक वैल्यू है मतलब कि वो कितना ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड कर सकता है गिवन अमाउंट में। ठीक है, मतलब कि 150,000 किलो जूल्स जो है आपका एनर्जी पर केजी वो प्रोवाइड कर सकता है, जो कि 3 टाइम्स है आपका पेट्रोल से। ठीक है, पेट्रोल इतना प्रोवाइड करता है और ये जो है इतना प्रोवाइड कर सकता है, मतलब कि 1 केजी में इतना एनर्जी ये प्रोवाइड कर सकता है, तो इसका कैलोरीफिक वैल्यू जो है वो ऑब्वियसली उससे 3 गुना है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कैलोरीफिक वैल्यू क्या होता है और कौन सा जो है सबसे बेटर है। ओके, उसका क्वेश्चन 19 जो है आपका, द पल्क स्ट्रेट सेपरेट इंडिया फ्रॉम विच कंट्री। तो पल्क स्ट्रेट ऑब्वियस सी बात है, ये आपको पता होगा, ये जो है इंडिया और श्रीलंका के बीच में जो है वो उसी को कहा जाता है। ठीक है, आपका जो पल्क स्ट्रेट है वो क्या है आपका? एक नैरो बॉडी है वाटर का। ठीक है, साउदर्न वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया जो कि तमिलनाडु का है और नॉर्दर्न कोस्ट ऑफ श्रीलंका, ठीक है, उसके बीच में
तो ये जो है आपका इंडिया और श्रीलंका को डिवाइड करता है। ओके, क्वेश्चन 20 जो है आपका, अंडर विच 5 ईयर प्लान वाज द ग्रीन रेवोल्यूशन इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया। तो इंडिया में ग्रीन रेवोल्यूशन कौन से 5 ईयर प्लान के थ्रू इंट्रोड्यूस किया गया था, तो वो जो है आपका कौन सा 5 ईयर प्लान है, वो है आपका थर्ड 5 ईयर प्लान। ठीक है, थर्ड 5 ईयर प्लान जो है आपका, उसमें आपका ग्रीन रेवोल्यूशन को इंट्रोड्यूस किया गया था। ठीक है, ये कब था आपका, 1961 टू 66 का जो थर्ड 5 ईयर प्लान था उसमें आपका लाया गया था इसको। ठीक है, जिसमें ग्रीन रेवोल्यूशन में क्या हुआ था आपका, हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स हो गया आपका, जो व्हीट एंड राइस के लिए, ठीक है, उनको जो है अप्लाई किया गया था, और ये जो है जनरली आपका उस वक्त पंजाब एंड हरियाणा में ही किया गया था। ठीक है, क्वेश्चन 21 जो है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। तो ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर मुझे देने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड जो है आपका ऑब्वियसली भारत रत्न है। ठीक है, तो भारत रत्न इज द हाईएस्ट सिविलियन ऑनर इन इंडिया, और ये कब से स्टार्ट हुआ है, 1954 से स्टार्ट हुआ है। ठीक है, तो भारत रत्न जो है हमारा हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। उसके बाद क्वेश्चन 22 जो है आपका, बैटल ऑफ प्लासी 1757 में जो हुआ था, इट वॉज फॉट बिटवीन द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एंड द नवाब ऑफ। ठीक है, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और किस नवाब के बीच में जो वार था वो हुआ था। ठीक है, बैटल किसके बीच में हुआ था, तो वो था आपका बंगाल ऑफ नवाब, मतलब नवाब ऑफ बंगाल। ठीक है, तो द बैटल ऑफ प्लासी जो है आपका 1757 में हुआ था। इट वॉज फाउट बिटवीन द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एंड द सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला कौन थे आपके, लास्ट इंडिपेंडेंट नवाब ऑफ बंगाल थे। ठीक है, उनके बीच में ये जो बैटल था वो हुआ था। ठीक है, उसका जो हमारा क्वेश्चन नंबर 23 है, विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क इज होम टू द वन हॉर्न राइनोस। तो वन हॉर्न राइनोस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे फेमस जो है वो जगह कौन सा है, तो ऑब्वियसली वो आपका कौन सा होगा, काजीरंगा नेशनल पार्क, जो कि आपका असम में लोकेटेड है। ठीक है, काजीरंगा नेशनल पार्क इन असम इस यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। ठीक है, ये आपका एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, एंड इट इज़ द होम टू द वर्ल्ड लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ द ग्रेट इंडियन वन हॉर्न राइनोस। ठीक है, तो यहाँ पे जो है वन हॉर्न राइनोस का सबसे बड़ा पॉपुलेशन देखने को आपको मिलेगा, तो ये जो है आपका असम में लोकेटेड है। ठीक है, तो लास्ट के 2 क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले मैं आप सभी को फिर से बोल देता हूँ कि आप जो है इसी तरह से जनरल टेस्ट के और भी एनसीईटी के रिलेटेड क्वेश्चंस वगैरह को प्रैक्टिस कर सकते हैं हमारा ई बुक्स वगैरह लेके। ठीक है, आपको जनरल टेस्ट का ई बुक भी मिल जाएगा, साथ ही साथ आपको टीचिंग एप्टीट्यूड, हिंदी, इंग्लिश सबका मिल जाएगा। तो आप जो है ज़रूर से एक बार हमारे वेबसाइट को विजिट करके इसको चेकआउट कीजिए। ठीक है, उसका जो हमारा क्वेश्चन नंबर 24 है, द राइट टू एजुकेशन एक्ट इन इंडिया गारंटी फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू चिल्ड्रन बिटवीन विच एज ग्रुप। तो जो आपका RTE एक्ट है, ठीक है, तो उसके अंदर कौन से एज ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन के लिए जो एजुकेशन है वो कंपल्सरी है और ये उनका फ्री होना चाहिए। ठीक है, तो वो है आपका 6 to 14 ईयर्स। ठीक है, तो जो आपका RTE एक्ट 2009 में आया था, ठीक है, 2010 में इम्प्लीमेंट हुआ था, तो इट गारंटीज फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन। जितने भी बच्चे आपका 6 to 14 ईयर्स के बीच में, उनको फ्री एजुकेशन दिया जाएगा, और ये कंपल्सरी एजुकेशन है जो कि उनके पास होना चाहिए। ठीक है, तो ये जो है एक्ट आया गया था। उसका जो हमारा क्वेश्चन नंबर 25 जो आज का लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच इंस्ट्रूमेंट एंड द फिजिकल क्वांटिटी इट मेजर्स। मतलब इनमें एक इंस्ट्रूमेंट दिया गया है और कौन सा फिजिकल क्वांटिटी वो मेजर करता है वो दिया गया है। ठीक है, तो उसको आपको मैच करना है, कौन सा करेक्टली मैच है 4 ऑप्शन में से। ठीक है, बैरोमीटर विंड स्पीड को मेजर करता है क्या, नहीं करता है। सिस्मोग्राफ अर्थक्वेक को करता है, ये बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन 2 जो है आपका करेक्ट आंसर होगा। तो आप बाकी का भी जान लीजिए। ठीक है, सिस्मोग्राफ जो है क्या करता है, सिस्मिक वेव्स को मेजर करता है, और अर्थक्वेक को वो अर्थक्वेक का इंटेंसिटी को मेजर कर लेता है। ठीक है, बैरोमीटर किसको मेजर करता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करता है। हाइग्रोमीटर आपका ह्यूमिडिटी को मेजर करता है, और एनोमीटर जो होता है आपका विंड स्पीड को मेजर करता है। ठीक है, तो आई होप आपका जो भी डाउट था इस क्वेश्चंस को लेके वो भी क्लियर हो गया होगा, और आप जो है मतलब कुछ भी ऐसा टॉपिक्स, ठीक है, मतलब कि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है उसको मिस मत कीजिएगा। ठीक है, और भी सीरीज हम लाएंगे जो आपका जनरल टेस्ट का है, उसको आप ज़रूर से चेकआउट कीजिएगा। ठीक है, और चैनल पर बने रहिए ताकि इसी तरह से आप जो है साथ में क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सके। ठीक है।